अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा साहब। हमारा आज का लेसन बेटा मई जून 2022 का पेपर 21 अटेम्प्ट करने पे है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारा पूरा हो सके आज के लेसन में। आई बिलीव जो ज्वाइन कर सकता था वो सब आ चुके हैं, तो अब चाय बेटा फिजिक्स में गेस्ट पेपर नहीं होता। फिजिक्स में गेस्ट पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है? कैसी बातें कर रहे हो? पूरा सिलेबस एक्सपेक्टेड है बेटा। चलिए भाई शुरू करते हैं। Figure 1.1 shows the model of a human arm. The rubber band represents the muscle that moves part of the arm XY up. ठीक है भाई। The mass is suspended from XY as shown in figure 1.2. The weight of the section XY is negligible and model is at rest. Say two ways in which the dimensions of the rubber band change as the mass is added to the section XY. आपके पास रबर बैंड की डायमेंशंस कैसे चेंज हो रही हैं आप डायग्रामेटिकली देख के अंदाजा भी लगा सकते हो। आपको नजर आ रहा होगा इसकी लेंथ बढ़ रही है और इसकी थिकनेस कम हो रही है। यहाँ पे कह सकते हो कि भाई its length increases and its thickness decreases. What to do for motivation and discipline? Take tension. टारगेट बनाओ, खुद टारगेट बनाओगे तो अचीव करने के लिए तुम उसको डिसिप्लिन में खुद हासिल करना शुरू कर दो। ये एक इनर फीलिंग होती है बेटा, ये खुद आनी चाहिए इंसान के अंदर ना। टारगेट सेट कर लो, मुझे ये चीज अचीव करनी है ना, तो तुम उसको अचीव करने के लिए खुद ही अपने आप को अलाइन कर लो। नहीं बेटा, डायमेंशंस की बात करनी है तो उसके लिहाज से माज बेटा 50-50 है मेरा। मैं शायद ना लूँ वर्कशॉप ना, अगर हुई तो मैं बता दूंगा और मैं शायद 2-3 दिन पहले ही बताऊंगा। जिसको अटेंड करनी होगी वो आ जाए। वहां से बस नहीं हो रहे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है, तुम अपनी थ्योरी पे वर्किंग करो पहले। टाइम कम है लेकिन अब इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। कहते हैं स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर बैंड। आपके पास आप इसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के लिए आप कहते हो भाई कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम या फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. See, for an object in equilibrium, sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise. पांच में से पूरे मार्क तो बहुत मुश्किल ही होता है, इन्हें का आप मिस्टेक करते ही करते। एक कि अपना एक बेंचमार्क सेट करोगे भाई,
80 में से मुझे 60 प्लस तो नहीं लेने, 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर दो ऑप्शन एमसीक्यूज में सही लग रहे होते हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि उस तरह के एमसीक्यूज को ना, जब अपना जो भी आंसर ठीक आता है या गलत आता है, तो फिर ये सोचने की कोशिश क्या करो कि दूसरा वाला गलत क्यों है, उसको लिख लिया करो अपने पास रीजनिंग के तौर पे, कि गूगल कर लिया करो। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये है कि तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता मामला फिल्टर होना शुरू हो जाए। अबाउट द सेम पिवट लिखने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात किया तो इनफ होता है। ये स्टार्ट के लिए तो तुम्हारे पे देखो मार्जिन कम है, तो मैं मशवरा दूंगा 80 का पेपर है ना, तो अराउंड 70 टारगेट करके रखो। Can you explain why the force that the rubber band exerts on the section XY is larger than the weight of the mass? रबर बैंड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो वेट से ज्यादा क्यों है? इसका रीजन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में छुपा हुआ है। देखिए हो ये रहा है कि जो मास है वो डिस्टेंस पे अप्लाई हुआ है, तो जितना मोमेंट ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अब क्योंकि रबर बैंड तक का डिस्टेंस है कम, तो रबर बैंड में फोर्स होनी पड़ेगी ज्यादा, तभी जाके, यानी इट्स लाइक फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन की फोर्स थी और मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की फोर्स हो गई तो तुम्हारे पास जो फोर्स चाहिए होगी वो 500 न्यूटन की चाहिए होगी, अगर तुम उसे बैलेंस करना चाहते हो, वरना कैसे इक्विलिब्रियम आएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल थोड़ी हो सकता था, क्योंकि तुम याद करो जितना डिस्टेंस तुम कम करते थे तुम्हारी फोर्स उतनी बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, जब एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स दैट द रबर बैंड एक्सर्ट्स इज लार्जर to balance the moment produced by the weight और फिर आप आगे लिख सकते हो the distance of rubber band is less so more force needed to produce same moment. डिस्टेंस कम था तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि बराबर मोमेंट बन सके और आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर आ सके। कह सकते हो क्लोजर टू पिवट। अब वो कहता है mass is suspended from section XY in figure 1.2 that has a weight of 4 newtons. Calculate the force that the rubber band exert on the section XY. मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम F1d1 equals F2d2। डायग्राम हमारे पास ये है, मैं इधर ही लगा देता हूं भाई, F1d1 equals F2d2, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स एंटी क्लॉक, लेट्स से इसको F1 बोल देता हूं और रबर बैंड की फोर्स को F2 बोल देता हूं। F1 तक का डिस्टेंस होगा बेटा d1 और F2 तक का डिस्टेंस होगा d2। और ये डिस्टेंस कहां से होता है? ये डिस्टेंस हमेशा हमेशा पिवट से लिया जाता है। तो अगर आप F1 देखते हैं, आपको बताया था भाई 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, उसका डिस्टेंस अगर पिवट से देखा जाए तो देखें ये है 2 सेंटीमीटर और बकिया है 16, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर पिवट से लेके फोर्स तक का। क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, उसने जो 16 दिया है ना बेटा, वो रबर बैंड से आपके पास वेट तक का दिया है, ये पिवट से डिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे अक्सर जल्दबाजी के अंदर ये गलती कर सकते हैं, उनको लगे यही डिस्टेंस है, बस ये यूज कर दिया उन्होंने। डिस्टेंस आपका पिवट से लेके आपके पास मास तक आए, तो वो 16 प्लस 2 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। F2 आपको चाहिए और उसका डिस्टेंस है 2। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 36 न्यूटन। इस सवाल की जो सारी लॉजिक छुपी हुई थी वो इसी बात में छुपी हुई थी कि जिसने डिस्टेंस सही सिलेक्शन कर ली, समझ लें उसने अपना जवाब भी सही। खूब है मोमेंट की बात करना बेटा, मोमेंटम इज समथिंग एल्स। हाँ मोमेंट जब कांस्टेंट होता है
तो फोर्स और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स का मामला चल। पार्ट 2 में उसने ये बोला था कि ये बताओ रबर बैंड फोर्स ज्यादा क्यों लगा रहा हो। आप ये कह सकते हो कि भाई जो वेट है वो डिस्टेंस पे लग रहा है ना, और आपके पास जो रबर बैंड है उसका डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम है तो उतना ही मोमेंट बनाने के लिए फोर्स ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, अदरवाइज मोमेंट इक्वल कैसे प्रोड्यूस होगा। मोमेंट एफ और डी का प्रोडक्ट है। अब डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो आप फोर्स को बढ़ाओ ताकि सेम मोमेंट आ सके। कहते explain how your answer in B part 3 is different if the weight of the section is not negligible। तो कह रहा है अगर ये जो सेक्शन एक्स वाई है इसका वेट नेग्लिजिबल ना होता। सेक्शन एक्स वाई की अगर मैं बात करूं, सेक्शन एक्स वाई असल में वो इसको बोल, अभी तो आपने अज्यूम किया है कि इसका अपना कोई वजन नहीं है, जो बस आपने हैंग किया हुआ है सिर्फ वही है। बिल्कुल अगर आपके सेक्शन एक्स वाई का भी अपना वेट होता तो एक और मोमेंट आ रहा होता क्लॉकवाइज के अंदर, तो फोर्स बढ़ जाती, क्योंकि अब उसे सिर्फ इस मास के मोमेंट को बैलेंस नहीं करना था, अब उसे एक्स वाई के वेट के मोमेंट को भी बैलेंस करना था। ठीक है, तो इस वजह से अब आपके पास जो रिक्वायर्ड है फोर्स वो इंक्रीज होती है। इसका अगर हम जवाब लिखें तो लिखेंगे भाई फोर्स इन रबर बैंड इंक्रीजेस moment of weight of section xy also needs to be balanced। उसको भी आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा ईश्वर, वो तो आपने उसको बताया नहीं था ना, वो तो आपको कह रहा है कि वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब यही होता है कि भाई ना होने के बराबर, इतना कम कि आप उसे इग्नोर कर सकते थे। वो तो आखिरी पार्ट में उसने बोला कि भाई अगर ये नेग्लिजिबल नहीं होता, अगर इसका भी अपना कोई वजन होता तो बताओ फोर्स क्या होती, तो आप बोलोगे भाई जब इसका भी वजन होता तो इसका भी मोमेंट आता, इसका भी मोमेंट आता तो फिर आपके रबर बैंड की फोर्स बढ़ जाती उसे बैलेंस करने के लिए। स्पेसिमेन पेपर का कॉन्सेप्ट सिंपल से इतना सा है कि वो आपके पास जब एक आध नए चैप्टर्स इंक्लूड करता है ना, तो वो उसका एक आइडिया देने के लिए या पेपर का पैटर्न चेंज करता है, उसका आइडिया देने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए होते हैं उनसे ज्वाइन वाइन करके एक पेपर बना के दिखा देते हैं। बस जो नया चैप्टर होता है उसका एक क्वेश्चन नया आपको ऐड करके दिखाता है, वरना बाकी जितने चैप्टर्स होते हैं उसके पुराने ईयर के क्वेश्चंस उठा के डालते हैं। हाँ बेटा मैं कर लूंगा उसको। ठीक है भाई आगे बढ़े। आई होप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है, किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है भाई। क्वेश्चन 2 कहता है figure 2.1 shows a wind turbine। The wind blows directly towards the turbine with a speed of 12 meters per second। In 1 second 60,000 kilograms of air passes through the circular area swept out by the blades। अच्छा भाई, एक सेकंड में इतनी सारी एयर पास हो रही। Calculate the kinetic energy of this mass of air। kinetic energy का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, 60,000 किलोग्राम का मास, 12 की स्पीड, तो अगर हम इस पे लगा दें हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 60,000 इंटू 12 का स्क्वायर, ये आ रहा है भाई
0.0000 जूल्स। कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है 4.32 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 जूल्स। अच्छा, कोई चाहे तो 2SF के लिए इसको 4.3 एक्सपोनेंट 6 जूल्स भी लिख सकता है। दोनों ही आपके पास एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो कहता है wind turbine releases no carbon dioxide into the atmosphere while generating electricity. Compared with coal power fired station, this is an advantage of using wind turbine. State one reason why it is important to reduce the amount of carbon dioxide produced. Causes global warming. या कोई कह सकता था it causes the rise in average temperature of the earth, melting of polar ice caps. इस तरह की कोई भी बात कह सकते। खुदा का खाफ करो मेरे बच्चे, हाफ एमवी स्क्वायर में वी वॉल्यूम नहीं होता, स्मॉल वी स्पीड को बोलते हैं। अच्छा भाई, ग्रीन हाउस गैस लिख देते हैं, एस CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। कहता है सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल फायर्ड पावर स्टेशन कंपेयर्ड विद विंड टर्बाइन्स। कोल फायर्ड पावर स्टेशन का आपको क्या एडवांटेज है विंड टर्बाइन के मुकाबले में? कोल फायर्ड पावर स्टेशन आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते। सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे ये भी मेंशन करना, आप ऑप्शन ले सकते हो कि भाई कोल फायर पावर स्टेशन के लिए विंड की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती, तो ये कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। क्योंकि विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको पर्टिकुलरली ऐसी एरियाज चाहिए होते हैं जो अच्छे विंड कॉरिडोर्स हैं। पाकिस्तान में आप मुझे बता सकते हैं हमारा विंड टर्बाइन का सेटअप कहाँ लगा हुआ है? पाकिस्तान या सिंध के अंदर अगर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है अहमद, गुड गुड। वैसे झम्पीर है हमारे पास जो एरिया यहाँ पे है, झम्पीर का एरिया है जो कि बड़ा अच्छा विंड कॉरिडोर कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे विंड टर्बाइंस का सेटअप है वो इंस्टॉल किया गया। जनरल नॉलेज के लिए वो से ऐसे पूछ रहा हूँ, होनी चाहिए इंसान के पास कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, गुफ्तगू में काम आती है भाई इस तरह की बात। देखो माशाल्लाह से काफी सारे बच्चों ने मेंशन किया सर, आपके पास मकरान गोश्त के पास है, एक ने ठट्टा मेंशन किया, फैसलाबाद बलूचिस्तान की एक बात आप कर रहे थे। तो भाई कोल फायर पावर स्टेशन का आप एडवांटेज लिख सकते हो, प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। सही, आप ये भी कह सकते हो नो नीड ऑफ प्लेसेस विद हाई विंड स्पीड्स। सही, प्रोड्यूसेस चीपर इलेक्ट्रिसिटी। कोल फायर पावर स्टेशन से आपको कंपैरेटिवली थोड़ी चीपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नहीं बेटा, अनलिमिटेड करके नहीं देती आपको, इस चीज का अंदाजा नहीं है। विंड पावर स्टेशन में भी लिमिटेशंस होती हैं। हमें लगता है कि जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दिस नेवर हैपेंस। योर विंड टर्बाइंस आर ऑलवेज कैप्ड एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, कह लो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा विंड होती है ना और टर्बाइन के ब्लेड्स बहुत तेजी से घूमना शुरू हो जाएंगे तो स्ट्रेसेस ज्यादा पैदा होंगे एंड दे कैन एक्चुअली ब्रेक अपार्ट। हाँ, लेस स्पेस रिक्वायर्ड ये भी कह सकते हो, मिस दैट, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। विंड टर्बाइंस के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और अभी हमारे पास जो विंड टर्बाइंस हैं वो इतने अच्छी एफिशिएंसी वाले कह लो कि नहीं आए हुए। इट टेक्स टाइम फॉर अस टू डेवलप ऑन दैट। कहते हैं कोल फायर्ड पावर स्टेशन रिलीजेस 0.96 kilograms of CO2 when it generates 1 kilowatt hours of electrical energy. Define kilowatt hour. It's actually a unit of energy.
when 1 kilowatt rated component should I say is the energy consumed, इस तरह से कर लो, it is the energy consumed operates for 1 hour. नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हम वैसे विंड टर्बाइन नहीं बनाते हैं, मेरा ख्याल से इंपोर्ट होते हैं हमारे पास. लोड शेडिंग इज समथिंग एल्स, तो तुम्हारे पास प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रही. Yes, it is a commercial unit of electricity. नहीं उस्मान, पर आवर लिख दोगे वो गलत हो जाएगा. अच्छा, अब वो बोलते हैं भाई कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड saved when the wind turbine has a power output of 200 kilowatts and operates for 12 hours. देखो वो कहते हैं 9.96 kilograms of CO2 is released जब आप 1 kilowatt hours of electrical energy बना. तो अगर आप यही एनर्जी एक विंड टर्बाइन से बनाओ तो आप कितने CO2 को रिलीज होने से रोक रहे हो, ये आप कर सकते हो कि आप सबसे पहले एनर्जी निकाल लो 2000 kilowatts operating for 12 hours. किलोवाट आवर आप यूनिट से अंदाजा लगा सकते हैं. तो भाई आपने 24,000 किलोवाट आवर्स की एनर्जी प्रोड्यूस की होगी. देन यू यूज अ यूनिटरी मेथड. यू से कि सर 1 किलोवाट आवर एनर्जी 0.96 किलोग्राम्स ऑफ CO2 रिलीज कर दी. 24,000 किलोवाट आवर्स की एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती तो कितना CO2 रिलीज होता? तो 0.96 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, that will give me 23,040, around 23,000 kilograms of CO2 release हो सकता था. You're not converting watts into kilowatt hours, beta. Kilowatt hour is a unit of energy now. Energy has a formula of power into time. So you put power in kilowatts and you put time in hours in order to get energy in kilowatt hours. Wind energy is a form of renewable energy. State the name of one other form of renewable energy. Solar, biogas, name it, it's there. बहुत सारी हैं, जियोथर्मल, कुछ भी लिख सकते. नहीं, थोड़ा सा यूनिटरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, ये एक अलग नेचर का सवाल था, इससे पहले अब तक एग्जामिनर ने दिया नहीं है. इट इज अ गुड क्वेश्चन. बिल्कुल टाइटल भी लिख सकते हो. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया. मास सवाल पढ़ो पहले. और इस पढ़ने के बाद इस पार्ट सी की पहली स्टेटमेंट है वो रीड करो. कुछ समझ में आया सवाल में पूछा क्या जा रहा है? ठीक है, गुड हो गया भाई. बेसिक यूनिटरी मेथड है. थ्री पार्ट ए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. खैर अब तो ये डेफिनेशन आपके सिलेबस से खारिज हो चुकी है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. वैसे अगर चलो नॉलेज के लिहाज से बताऊं तो ये वो हीट होती थी जो मेल्टिंग के लिए ऑब्जेक्ट को देते थे. देखते हैं आगे का सवाल किस तरह का है इसका. A sample of metal P at 100 degrees centigrade is heated steadily until its temperature reaches 400 degrees. क्या भाई, मेटल का सैंपल 100 डिग्रीज पे था, उसको स्टेडली हीट किया गया जब तक उसका टेम्परेचर 400 नहीं पहुंच गया. उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 250 पे वो मेल्ट हो जाए. ओके, ऑन फिगर 3.1 स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द टेम्परेचर ऑफ मेटल चेंजेस विद टाइम. तो देखिए होगा ये कि पहले 250 तक तो उसका टेम्परेचर राइज हो, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा. वहां उस दौरान उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होगा,
और एक बार जब पूरा आई आपका ये जो मेटल है ये मेल्ट हो चुका होगा, दिस इज व्हेन द मेल्टिंग इज गोइंग ऑन, तो अगेन द टेम्परेचर विल बिगिन टू राइज ऑल द वे अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. The examiner wanted to see that melting wala portion now. Not necessary मेरे बच्चे. If you want, you can draw a graph that is curved, so ये which is actually in this manner. और फिर यूं आएगा और फिर ये दोबारा उठेगा और हल्का हल्का कर्व होना शुरू होगा. You can draw that if you wanted. लेकिन अगर कोई straight lines के through भी बनाएगा तो examiner would accept. ये अगेन आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे बेस्ड है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं. अभी एलवीज एलएफ्स कंपेयर हो रहे थे. लाइट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. कहता है two parallel rays of light, one red and one blue, enter a glass prism. Figure 4.1 shows both rays of light before they enter the prism. The blue ray is also shown incident on a different side of the prism. ठीक है भाई. The ray of blue light strikes the left side of the prism at an angle equal to its critical angle. अच्छा, you guys might remember the critical angle वाला phenomenon ना. Critical angle के अंदर आपके पास angle of incidence जब critical के बराबर हो जाता है तो refraction is becoming 90 degrees and light ray emerges normal to the surface or parallel to the surface. बिल्कुल 1/sin वाला कॉन्सेप्ट है ये. फ्यूजन लेटेंट हीट की कैलकुलेशन सब खत्म बेटा. इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो कहते हैं फिगर 4.1 mark and label the angle of incidence and the angle of refraction for the blue light as it enters the prism. So this is your angle of incidence I, that's your angle of refraction R. फिर कहते हैं on figure 4.1 continue the path of the blue light after it strikes the left side of the prism. देखिए जब angle of incidence critical के बराबर होता है ना, light travels parallel to your surface, क्योंकि angle of refraction becomes 90, right? तो लाइट ऐसे जा रही होगी. इसके बाद वो आपको बताते हैं कि refractive index of glass for the red light is smaller than refractive index for blue light. All right. On figure 4.1, draw the path of red light as it travels in the prism and after it strikes the left side of the prism. इस चीज के लिए देखो बेटा, आपके रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों ने ही आपके प्रिज्म को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक किया. अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है. The refractive index of glass for the red light is smaller than the refractive index for blue light. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फॉर्मूला याद हो, sin I upon sin R, तो बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लाइट उस मीडियम में जाके कम बेंड होती है. तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए नॉर्मल ड्रॉ करता, so if I would have drawn a normal in this way, ठीक है, and I'm gonna make it dotted. आपको बनाने की जरूरत नहीं है नॉर्मल, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं. सही, मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है अपना. तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम ही था, लेकिन रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. जब रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेड लाइट कम बेंड होगी. ये जितना ब्लू बेंड हो गई थी उतना बेंड थोड़ी होगी, ब्लू से थोड़ा कम बेंड होना है. तो मैं इसके पैरेलल नहीं बना दूंगा बिल्कुल. कि अगर मैं तुमको यहाँ पे आइडिया दूं मेरे बच्चे, फॉर इंस्टेंस मैंने ये बनाया, इसको कॉपी करके दिखा रहा हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू. मैं इसको इतना बेंड नहीं करूंगा बेटा, सही, जितना ब्लू बेंड हुई थी. रेड लाइट विल रिफ्लेक्ट लेस, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैंने कम बेंड किया. आई माइट लाइक वांट टू ड्रॉ इट स्ट्रेट इफ आई वांट. सही, बस इस एंगल के इसके बराबर नहीं करना, आप ब्लू लाइट से कम बेंड करवाओ.
और अब ये आपकी मर्जी है, इस पे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि सर मुझे कितना बेंड करना है, ये कैसे पता चलेगा। बेटा ये क्वालिटेटिव है, इसमें आपने कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकालना, आपको कोई एंगल नहीं दिया हुआ, बस इतना कहा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब लेस बेंडिंग। सही, लेस बेंडिंग ऑफ रेड, तो आई मैंने ब्लू के मुकाबले में रेड को थोड़ा कम बेंड किया। और जब यहां से इमरजेंस की बारी आएगी, ये बात है भाई, अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें एन इक्वल 1/sin c या sin c इक्वल 1/n कह रहे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा, मतलब बहुत बड़ा एंगल बनेगा ना तो वो जाके लाइट रिफ्रैक्ट होगी। अभी जो तुम एंगल देख रहे होगे दैट एंगल इज लेस, तुम्हारी लाइट रे मेरे बच्चे यहां से बाहर की तरफ इमर्ज हो जाएगी। ये होगा तुम्हारे रेड लाइट का मामला। वेब गियर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल चलेगा आपके पास, बस बेंडिंग को कम दिखाना था। उसने जो लिखा था ना कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड लाइट मस्ट बेंड लेस देन द ब्लू लाइट। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर सकते हैं, दे माइट ड्रॉ दिस लाइन, लाइक आपके रेड की जो लाइन है ना वो बिल्कुल इस ब्लू के पैरेलल ड्रॉ कर सकते, इस बात को सोचते हुए अच्छा एंगल तो दोनों का सेम था ना, बस वो ये देखना चाह रहा है कि भाई बच्चे ने रेड को कम बेंड किया और फिर दूसरा मार्क दे रहा है कि क्या उसने बाहर की तरफ उसे इमर्ज करवाया। इस तरीके से आपको इस वाले पार्ट के 2 मार्क मिले। ऊपर तो खैर मामला ये अलग था, वो तो आपसे बोल रहा था भाई आपका ब्लू इंसिडेंट ही क्रिटिकल एंगल पे कर रहा है। आप जानते हो कि जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करती है तो वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपनी सरफेस के साथ पैरेलल जाती है, तो उसको तो आपने सरफेस के पैरेलल लिखी है। अब आपके जरा क्वेश्चंस देख लेता हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारों के जवाब पूरे हो गए हो अभी। मास कहते हैं साइन 1/c वाला फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था बीच में। कैन यू प्लीज टेल अगेन द फिनोमेना ऑफ 90 डिग्री रे। मुसब आई होप दैट दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसको डिस्कस किया। वेब गियर वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा तला। सर ये तो ज्यादा बेंड नहीं कर रहे आप, नहीं बेटा ये ज्यादा बेंड नहीं कर रहा, ये कम बेंडिंग हो रही है। ये लाइट ऐसे जा रही थी, रेड वाज गोइंग इन दिस वे, ज्यादा बेंड करता तो नॉर्मल के और करीब लाता, मैंने उसे कम बेंड किया, स्टिल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्रिटिकल एंगल पार्ट अगेन। ईशल आई डिड दैट, आई होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड बिल्कुल ग्रेटर होगा। सही है, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल तुम्हारा छोटा है तो लाइट इतना बेंड नहीं होगी, तो ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। डज ड्राइंग नॉर्मल्स हैव मार्क्स, अगर वो स्पेसिफाई करे तो यस, अदरवाइज नहीं। Can we say that when the refractive index is less, refraction index angle of refraction is more? बिल्कुल Kashan, you can say that. All right, let's move forward now. कहते हैं say what is meant by critical angle. So you remember it's the angle of incidence. At which the angle of refraction is 90 degrees. आपको ये भी कह सकते थे कि the angle of incidence at which the light travels normal to the surface, ये भी बात आपको दुरुस्त। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 देखिए, क्रिटिकल एंगल मांग लेता है आपसे, कहता है शो योर वर्किंग। तो इसके लिए ना मैं मशवरा दूंगा, जब उसने लिखा है ना शो योर वर्किंग, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। आपको याद होगा जब हम वर्किंग कर रहे होते थे तो हमने आपको ये डिराइव करना सिखाया था ना कि लाइट रे इस तरह से आई है, ये इसका क्रिटिकल एंगल है और वो इमर्ज होके 90 डिग्री पे बाहर निकली है। तो बड़ा वाला एंगल ऊपर और छोटा एंगल नीचे रखते थे हम, साइन 90 अपॉन साइन ऑफ सी। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है बेटा,
साइन 91 हो गया, साइन ऑफ सी आपका ये हो गया, तो आप सी निकाल सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स ले लीजिएगा, और डिग्री रेडियन का जरा ध्यान रखिएगा, आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड्स में होना चाहिए। तो 41.8, जिसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप 42 कह सकते हैं। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आप यूज कर लें, क्योंकि उसने बोला था ना शो योर वर्किंग, इसलिए। अदरवाइज अगर मैं कहता हूँ कि भाई कोई बच्चा यहाँ से भी शुरू होता है ना, क्योंकि उसको याद हो कि सर n इक्वल 1 अपॉन साइन सी, तो मैंने याद किया भाई, कैन आई यूज दैट? यस यू कैन यूज दैट, नो इश्यूज इन दैट। नहीं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मोर डेंस टू अ लेस डेंस बीम, और फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल को क्रॉस कर जाए। नेक्स्ट आप अगले पार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, मैग्नेट्स का क्वेश्चन है, चलो गुड है। कहते हैं फिगर 5.1 शोज अ सिंपल डीसी मोटर यूज्ड इन अ टॉय कार। लेबल करने को बोल रहे हैं आपको दो चीजें यहाँ पे। तो पहला बॉक्स आपको जो नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड योर कार्बन ब्रशेस, और दूसरा जो एरो रिंग पे जा रहा है इसको आप कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर कोई नहीं भी लिखता तो कोई इश्यू नहीं है, स्प्लिट रिंग लिखने पे भी मार्क पूरा हो जाएगा। Terminals A and B are connected to a battery and the motor rotates. पार्ट ए तो मैंने सॉल्व कर दिया अभी। कहते हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ज्यादा आएगी, फोर्स ज्यादा आएगी तो कॉइल ज्यादा फास्ट रोटेट करेगा। कह सकते हैं भाई कॉइल रोटेट्स फास्टर। इसने सिर्फ स्टेट करने को बोला है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यानी मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द कॉइल विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। अगर वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो फिर मैं कॉइल रोटेट फास्टर के आगे ये भी लिखता, बिकॉज द कॉइल एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स। 2 में कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करोगे तो फोर्स उल्टी लगेगी, तो योर कॉइल इज गोइंग टू रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं बेटा, ये मोटर है, एसी जनरेटर थोड़ी है कि जिसमें ईएमएफ इंडक्शन या करंट इंडक्शन की बात करोगे। ये तो आप करंट सप्लाई करके आप इसके अंदर कह लो कि इसको रोटेट करने का काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, उसने व्हाट हैपेंस टू रोटेशन पूछा है ना, तो व्हाट हैपेंस टू रोटेशन के लिए तो फिर आपको यही बताना पड़ेगा रोटेशन पे क्या हुआ है। रोटेशन ऑपोजिट ऑपोजिट फोर्स की वजह से जरूर हुई है, लेकिन आपको बताना उसका इफेक्ट। बिल्कुल, परमानेंट मैग्नेट रिवर्स। कहता है द पावर सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट अ स्टेडी रेट। अच्छा भाई, figure 5.2 shows how the speed of the toy car varies with time as a result of the power supply being switched on and off. Describe the motion of the toy car. अब देखो टॉय कार की मोशन के अंदर तुम्हारे पास फॉर अ टाइम बीइंग तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो टॉय कार की स्पीड तुम देखते हो कम होना शुरू हो जाएगी, टॉय कार डिसेलरेट कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, या फॉर द टाइम द करंट इज स्विच्ड ऑन, speed increases and eventually becomes constant
कांस्टेंट का अंदाजा मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से हो। The car decelerates as the current is switched off. You can discuss velocity and acceleration. करंट का रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि ये हो ही इस वजह से रहा है कि तुम्हारे पास करंट ऑन ऑफ हो रहा है। वरना अगर मोशन ऑफ द टॉय कार को जनरली भी बता सकते हैं ना कि भाई द कार एक्सेलरेट्स एंड रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट सडनली डिसेलरेट्स until it speeds up again, तो वो वैसे भी करेक्ट हो जाए। मैंने करंट का रेफरेंस इसलिए दे दिया कि मैं अपने आंसर को थोड़ा ज्यादा अच्छा करना चाह रहा था। उसके बाद कहते हैं the velocity supplied to the motor is switched on for a longer period of time and off for a longer period of time at a steady rate. Suggest what happens to the motion of the toy car. अच्छा कह रहा है अब वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हो वो काफी देर तक के लिए ऑन रखा गया और काफी देर तक के लिए ऑफ कर दिया गया। तो देखिए काफी देर तक के लिए अगर आप ऑन करोगे ना तो वो एक स्पीड अप हो गई, कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। लेकिन जब आप उसको ऑफ करोगे तो प्रोबेबली स्लो डाउन होके रेस्ट पे ही आ जाएगी क्योंकि काफी देर तक आपके पास ये ऑफ हुआ है ना। हम सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई द कार रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन करंट वाज ऑन, क्योंकि ये हमने देखा था ना ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल हो गया था तो हमें इसका अंदाजा हो गया कि यार ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगी। और फिर द कार डिसेलरेट्स टू रेस्ट व्हेन करंट वाज स्विच्ड ऑन, वो स्विच्ड ऑफ। क्योंकि हम देख रहे थे कि ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है। वर्द फोर्स नहीं बढ़ाई ना मैंने तो सिर्फ ये किया है कि मैंने ज्यादा देर तक करंट ऑन रखा तो मोटर चलती रही, स्पीड बढ़ती रही। लेकिन मैंने पिछली बार का जो ग्राफ देखा था उसमें मुझे नजर आया था कि वो एक टॉप स्पीड पे पहुंचती है, उससे ज्यादा स्पीड अचीव ही नहीं करती। तो आप अगर ज्यादा देर तक भी मोटर को चलाते रहोगे तो स्पीड बढ़ती थोड़ी चली जाएगी। उसका फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, सारी चीजें उसके आगे मोटर की फोर्स को बैलेंस कर देंगी और वो पहुंचेगी अपनी टॉप स्पीड पे और टॉप स्पीड पे चलती रहेगी। If we assume the graph should look like a triangle without the bases, but goes down with a straight line at the end. नहीं, देखो the graph is gonna look like this. जीरो हो गई, फिर दोबारा करंट ऑन हुआ, फिर दोबारा स्पीड बढ़ी, कांस्टेंट हो गई, फिर दोबारा जीरो। ये वाला मामला। ये पैराशूट वाले टाइप का ग्राफ हो सकता है। बेटा जब आगे वाली चीज ही नहीं रही, कोई चलाने वाली फोर्स ही नहीं रही तो फिर वो चलेगी कैसे? बंदा लोअर टर्मिनल वेलोसिटी पे तो चलो इसलिए आता था ना कि उसका वेट गायब थोड़ी होता था, ही स्टिल हैज हिज वेट।
अच्छा भाई, yes, because car may have a top speed and by constant passing voltage it will once reach its top speed and travel with that same speed. Exactly मतलब इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट तो वो इनिशियल जर्क के तौर पे आएगा कि भाई गाड़ी ने स्टार्टअप लिया था, लेकिन इनर्शिया की वजह से बेटा वो चलता थोड़ी रहेगा ना, इवेंचुअली आके रुकना तो है, जीरो पे तो आना ही आना है। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर थे। कहते हैं भाई a light dependent resistor is used to sense the amount of light in a room. Figure 6.1 shows part of the circuit used. The LDR is not shown. कंप्लीट करना है सर्किट LDR लगा के, तो LDR लगा देते हैं हम यहाँ पे। ये हमने LDR लगा दिया। कहते हैं explain how the voltmeter reading changes as the amount of light falling on the LDR increases. देखिए, जब LDR पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपको याद होना चाहिए रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो LDR की रेजिस्टेंस हो जाएगी कम, इसलिए LDR पे वोल्टेज आएगा कम, और आपको जो फिक्स रेजिस्टर था उस पर वोल्टेज हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो सेम ही है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो resistance on the LDR, sorry, of the LDR, and hence potential difference across it decreases. Therefore, potential difference across fixed resistor यानी voltmeter reading increases. रेजिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स अपना कम एनर्जी डिसिपेट करेंगे उसके ऊपर। नहीं बेटा, करंट सेम नहीं रहेगा। जब आपके सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस गिर चुकी होगी, करंट अब पहले से ज्यादा फ्लो कर रहा होगा आपके सर्किट, पूरे सर्किट में करंट कम हो चुका होगा, क्योंकि LDR सीरीज में लगा हुआ था, उसकी रेजिस्टेंस कम होने से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई, पूरे सर्किट में करंट बढ़ गया। हाँ, वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ेगी आपकी। देखो बेटा, जब LDR पे लाइट शाइन हुई, LDR की रेजिस्टेंस कम हो गई, LDR की रेजिस्टेंस कम होने से आप ये कह सकते हो, यानी एक रास्ता बताने का ये कि LDR की रेजिस्टेंस कम होने से सर्किट में करंट बढ़ गया, इसलिए इस वाले रेजिस्टर पे ज्यादा वोल्टेज आनी, V = IR के मुताबिक करंट ज्यादा आएगा तो वोल्टेज भी ज्यादा। आप ऐसे भी कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि जब LDR की रेजिस्टेंस कम होगी तो LDR का वोल्टेज कम हो जाएगा, टोटल वोल्टेज तो सेम था, तो फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज बढ़ जाए, यानी आपका वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ जाए। मतलब इट्स लाइक अगर ये 6 वोल्ट था और पहले 3 वोल्ट आ रहे थे, अब अगर ये हो गया 2 तो ये हो जाएगा 4। वोल्टेज को हम सेम एज करंट थोड़ी एज्यूम कर रहे हैं भाई, वोल्टेज अपना अलग अहमियत रखता है, इफेक्ट सिमिलर आ रहा है बस उसका, क्योंकि LDR के रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सर्किट की रेजिस्टेंस गिर रही है, इसलिए सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है।
फिक्स रेजिस्टर का तो रेजिस्टेंस फिक्स्ड है बेटा, वो चेंज थोड़ी होगी, उसका तो नाम ही फिक्स रेजिस्टर इसलिए। काशा मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, उसको तुम जिस तरह से पढ़ो तुम्हें अंदाजा होगा। वो एक सिंगल गो के अंदर मैंने बताया कि रेजिस्टेंस एंड हेंस वोल्टेज डिक्रीज हो जा रहा है, वो एक पूरे सिंगल गो में लिखा गया। हाँ बेटा, सीरीज में लगे हुए ना तो करंट उतना, करंट दोनों में से सेम फ्लो करेगा, पहले जितना नहीं, पहले से तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो चुकी है, लेकिन होगा दोनों में बराबर। बिल्कुल ईशन, बल्कि मैं कहूंगा इसको उल्टा लिखो, व्हेन R डिक्रीजेस V डिक्रीजेस। कहते हैं भाई फिगर 6.2 shows part of a circuit containing 3 resistors. The circuit in figure 4, the circuit in the 4 ohm resistor is 2.4 amperes current. Okay. Show that the current in 5 ohm resistor is 1.9 amperes. Two ways to go about it. You can either say कि सर वोल्टेज दोनों पे सेम होगा क्योंकि पैरेलल में लगेंगे। वोल्टेज होता है सर IR, आप कह सकते हैं सर I1 R1 इक्वल टू I2 R2। आप अगर I1 में देखते हैं कि सर ये है 2.4 एम्पेयर्स, रेजिस्टेंस उसकी 4 ओम्स, आपको I2 चाहिए, रेजिस्टेंस उसकी 5 ओम्स, तो 2.4 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 1.92। वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें तो 1.9 एम्पेयर्स। नहीं, यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन में, इस पे आप यूनिटरी नहीं लगा सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मामला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज पे अप्लाई होता है। फिर बोलते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। x और y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं V1 V2 में से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूं और उसके बाद इस 6 ओम पे जो वोल्टेज आ रहा है V3 वो निकाल लेता हूं, बाद में प्लस कर दूंगा इन दोनों को। तो अगर मैं V1 निकालूं IR लगा के तो 2.4 एम्पेयर्स का करंट और 4 ओम्स के रेजिस्टेंस, 9.6 वोल्ट, 9.6 वोल्ट आ रहा है आपके 4 ओम और 5 ओम पे। अच्छा, इसको 9.6 अगर प्लस 9.6 करके डबल ना कर देना, पैरेलल में दोनों पे सेम वोल्टेज आता है 9.6 वोल्ट। अगर मैं V3 निकालने की बात करूं तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास इस 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है, ताकि हमें V इक्वल्स IR लगा। आप अगर करंट का सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि सर जो 6 ओम में से करंट जा रहा होगा अगर उसका मैं बोलूं तो वो 2.4 और 1.92 का सम होगा, क्योंकि यहां से आने वाला करंट आपके पास इन दो रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मैंने इन दोनों को अगर प्लस कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगा मेरे 6 ओम में से कितना करंट पास हो रहा था। 2.4 प्लस 1.92 ये आ रहा है भाई 4.32। तो अब मैं V3 के लिए काम कर सकता हूँ, V3 पे V इक्वल्स IR लगा सकता हूँ। मुझे पता है उस रेजिस्टर में से 4.32 एम्पेयर्स का करंट जा रहा है और मुझे पता है उसके रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। ट्वेंटी 25.92 ये आ रहा है मेरा V3। बेटा अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे इस कॉम्बिनेशन पे 9.6 वोल्ट है
इस वाले रेजिस्टर पे 25.92 वोल्ट है, तो मैंने क्या करना है भाई, इन दोनों को कर देना है प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में है सीरीज में, मेरा ये पूरा कॉम्बिनेशन और मेरा ये वाला रेजिस्टर एक साथ सीरीज में अटैच हुआ है। सीरीज में अगर आपको टोटल वोल्टेज चाहिए कि एक्स और वाई के अक्रॉस टोटल कितना वोल्टेज आ रहा है, तो मैं इनके अपने इंडिपेंडेंट वोल्टेजेस को ऐड कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई द टोटल वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई is 9.6 plus 25.9. 35.5 volts, जिसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तुम राउंड ऑफ करके अगर चाहो तो 36 वोल्ट्स भी लिख सकते हो। दोनों पार्ट्स को मैं एक दफा दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेता हूँ। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप हमें बताइए इस 5 ओम रेजिस्टर में करंट कितना है। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो एक रास्ता तो ये था कि मैं पहले इसका वोल्टेज निकालता, वही वोल्टेज 5 ओम पे भी होता, तो फिर इस पे V इक्वल्स IR लगा और मैं यहां से इसका करंट निकाल सकता। दूसरा रास्ता मैंने क्या किया, मैंने बोला वोल्टेज तो दोनों पे सेम है ना, जो इस 4 ओम पे आ रहा है वही इस 5 ओम पे भी आ रहा है, तो V1 इज इक्वल टू V2, यानी I1 R1 इक्वल्स I2 R2, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR। तो अब हमारे पास यहाँ पे I है 2.4, R है 4 ओम्स, I2 मुझे चाहिए और R है उसका 5 ओम्स। जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास ये वैल्यू बन के आ जाएगी 1.92, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखूं तो मेरे पास इसमें से जा रहा है 1.9 एम्पियर्स। अब आपसे वो बोलते हैं कि मुझे अगले पार्ट में बताओ पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के अक्रॉस कितना। तो भाई एक्स वाई के अक्रॉस कितना निकालने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई इस पे कितना वोल्टेज है और इन पे कितना वोल्टेज। वंस यू नो दैट, अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो भाई इस कॉम्बिनेशन पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो तो आप आराम से V इक्वल्स IR लगा के निकाल लो। V1 निकाल लो, वही इस पूरे पे होगा, कि पैरेलल में तो एक ही वोल्टेज होता है ना। तो मैंने V1 निकाल लिया V इक्वल्स IR अप्लाई करके, करंट रखा 2.4, रेजिस्टेंस रखी उसकी 4 ओम्स, वोल्टेज आ गया मेरे पास 9.6। एक मरतबा जब मुझे ये चीज पता चल गई कि भाई मेरे पास वोल्टेज इस पे 9.6 आ रहा है, तो अब मैंने सोचा कि भाई इस पे निकाला जाए। इसके लिए मेरे पास जो करंट था 2.4 इसमें था और 1.92 जा रहा था नीचे वाले। एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना मैं सजेस्ट करूंगा आपको, राउंडेड ऑफ वैल्यूज आंसर में लिखने के लिए यूज किया करें। अगर कभी इसकी वजह से आंसर वेरी हो भी रहा होगा तो आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट वैल्यू को यूज किया हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे 2.4 एम्पेयर्स इधर, 1.92 एम्पेयर्स का इधर, मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरे 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है। तो 2.4 और 1.92 का सम यानी 4.32 एम्पेयर्स आ गया, यानी इस 6 ओम में से 4.32 एम्पेयर्स पास हो रहे। मैं इस पे वोल्टेज निकाल सकता हूँ V इक्वल्स IR लगा के। मेरा करंट आपके पास यहाँ पे था 4.32, वोल्टेज रेजिस्टेंस थी इसमें 6 ओम्स, तो मेरे पास यहाँ पे V3 आ गया 25.92। मुझे ये पता चल गया भाई दिस रेजिस्टर गेट्स 25.92 वोल्ट्स, they get 9.6 volts. What I did, I added them up. मैंने इन दोनों को ऐड अप कर दिया। जब ऐड अप किया तो आंसर टर्न आउट टू बी 35.5। 2SF में राउंड ऑफ किया तो 36 का आंसर दे दिया। अब आपके क्वेश्चंस दे लेता हूं। आई होप इस क्वेश्चंस में आपके पास मेरे इस एक्सप्लेनेशन में, रिपीटेड एक्सप्लेनेशन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इज दिस सर्किट इवन व्हेन रेजिस्टेंस, ये तो पुराना था। तो ओवरऑल में
वो बहुत ऊपर चला गया। हाँ, मुस्तफ़ा का पैसा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने जवाब दे दिया था इसका कि नहीं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, वो डायरेक्ट में कर। उसके बाद पार्ट 1 एक्सप्लेन अगेन। आई होप मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया तो आपको क्लियर हो गया होगा मास। सर हम पहले 4 ओम वाले का वोल्टेज कैलकुलेट करके नीचे वाले करंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल है ना, यही डिस्कशन आपके साथ मेरी अभी हुई भी थी यहाँ पे कि देयर वाज वन वे कि आप V1 निकाल लें, वही V2 होगा और उस पर V इक्वल्स IR लगा। अगर आप गौर से देखें ना तो बेटा यहाँ पे भी यही हुआ है। मैंने ये जो IR मल्टीप्लाई हुआ है इससे तुम्हें यही मिला है कि V1 की वैल्यू कितनी थी, उसको तुमने IR से दोबारा इक्वेट किया। बस ये काम मैंने डायरेक्टली किया हुआ है तो तुम्हें थोड़ा लग रहा हो। तो साद ने आंसर बताया था 9.6, ये इन्होंने मेरे ख्याल से वोल्टेज बताया होगा 6 ओम्स पे। टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि एक्स एंड वाई के बीच में तो पैरेलल वाला रेजिस्टर भी है। ये मुस्तफा तुम किस पार्ट के लिए कर रहे थे? देखो बेटा वोल्टेज V इक्वल्स IR जब लगता है ना तो टोटल रेजिस्टेंस पे अगर लगाओ तो फिर उसके लिए तुम्हें टोटल करंट होना चाहिए था गिवन। तुम्हारा करंट से 4 ओम्स का अंदर का करंट था तो सिर्फ उसी पे V इक्वल्स IR लगाऊंगा, टोटल रेजिस्टेंस थोड़ी यूज कर सकता। अगर टोटल करंट होता तो टोटल रेजिस्टेंस यूज करता मैं 4 और 5 के कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो शायद आई होप उसमें क्लैरिटी हो गई होगी जब मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया। Sir, in B part 1, can you please tell again why we can't use ratio method? I just told that my ratio method is used for quantities that are directly proportional. Current and resistance are not directly proportional, they are inversely proportional. MS says 35, उसने rounded off value 1.9 यूज की होगी, मैंने exact यूज किया है, इससे परेशान नहीं हो, तुम्हारा मार्क डिडक्ट नहीं हो। सर V2 बेटा अलग से ऐड मत कर देना बराए मेहरबानी, सही है। V1 and V2 they are the same और वो एक ही लिया जाता है, it's not series। सब वोल्टेज पैरेलल में जाता है एंड में एड अप नहीं हो जाता है? नहीं बिल्कुल, एंड में एड अप नहीं होता पैरेलल वोल्टेज, बिल्कुल भी एड अप नहीं होता, सीरीज वाले एड अप होते। सर टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर किया है 35.3 आंसर आया है, ठीक है तो तुम 35 अपना राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। अहमद, is there an easier way to solve this? I believe no, this is actually the easiest of them all। सर आंसर डिफरेंट नहीं हो जाएगा? लास्ट पार्ट में आपने 1.92 इस्तेमाल किया। हाँ मैंने अभी इस चीज का भी जवाब दे दिया तुमको। और सर व्हाट आई डिड इज एडेड बोथ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अल्लाह माफ करे, यू एडेड बोथ ऑफ देम टुगेदर पैरेलल में 1/4 प्लस 1/5 इक्वल्स 1/r करते हैं। अच्छा एंड आई गॉट दिस, ओके तो इसका मतलब तुमने वो 1 करके ऐड किया होगा, ठीक है। एंड देन आई एडेड 6 टू दिस एंड देन आई v इक्वल्स IR। हाँ भाई इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इसमें कोई इशू नहीं था। जाहिर का भी हो गया। एक्स पॉइंट पे 0 वोल्ट्स होगा या वाई पे 36 वोल्ट्स होगा, क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है ना। बिल्कुल है ना, स्पीडी आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आप एक तरह से कह सकते हो कि अगर x 0 पे है तो y 36 पे या 35.5 पे होगा। सब पार्ट 2 क्लियर, लेकिन पार्ट 1 में थोड़ा कंफ्यूजन है। पार्ट 1 में तो यार कुछ भी नहीं है। पार्ट 1 तो एक काम करो तुम, थोड़ा सा जो है वो देसी मेथड अप्लाई कर दो भाई। पार्ट 1 के लिए v इक्वल्स IR लगाओ, तुम 2.4 इंटू 4 करो, 9.6 का वोल्ट आ जाएगा। यही वोल्टेज तुम्हारा V2 भी होगा, तो दोबारा लगा देना इस पे, 9.6 का वोल्टेज रखना, तुम्हें 5 ओम की रेजिस्टेंस होती, तुम्हारा करंट वहीं से 1.9 आ जाता। तुम देसी मेथड यूज कर। सर मैंने टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस किया है, आंसर 35.4 है। करेक्ट है मुस्तफा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई बुराई नहीं है उस चीज के अंदर। पार्ट 1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पार्ट 1 में क्यों प्लस करेंगे बेटा? आपका जो करंट है वो है ही तुम्हारा 4 ओम के अंदर का, तो तुम दूसरे वाले रेजिस्टर का क्यों इस्तेमाल कर? हाँ ठीक है काशन, मसला नहीं है, हो जाता है। easier will be part 1। ऐसा मैंने ये एक बना दिया, इससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं। अगर ये सीरीज में होता ना तो फिर V1 V2 का वोल्टेज भी सेम नहीं होता, फिर तुम्हारा करंट सब में लेकिन 2.4 होता। तो अगर तुम्हें V2 निकालना होता है तो तुम 5 के अंदर भी 2.4 ही अज्यूम कर, अगर ये सीरीज में। हो चलो भाई आगे बढ़ो, पार्ट बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में कहते हैं भाई वो क्वाडकॉप्टर नाइस,
Figure 7.1 shows a toy helicopter. It can hover and travel through the air. Good. The student flies the toy helicopter on a journey from A to B to C to C. Okay, बहुत ज़्यादा घुमा दिया भाई. All right. Figure 7.2 is the scale drawing of the path of the helicopter viewed from above. Determine the total distance traveled by the toy helicopter. वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है. 40, 35 और 10 को ऐड कर देंगे आप. टोटल डिस्टेंस मांगा था ना, तो आप आराम से सिंपल ऐड करके निकाल सकते. ये हो जाएगा 40 plus 45. This becomes 85. The toy helicopter makes a journey in 40 seconds. Calculate the average speed. We all know the formula for average speed, right? Average speed is total distance over total time. So it's gonna be total distance is 85, total time is 40. 85 over 40 gives us around 2.1 meter per second. State the difference between distance and displacement. Displacement is the shortest possible distance. Whereas distance is the length of any path. You can also say by it's a difference के भाई एक scalar एक vector है. कहता है determine the scale used to construct figure 7.2 and complete the sentence. 1 centimeter on the diagram represents dash on the path. अब भैया ये काम करने के लिए तो आपको एक आधा स्केल की जरूरत पड़ेगी. अब मेरे पास iPad पे खुला हुआ है, आपके पास आई डोंट नो, अगर आप में से किसी के पास ये पेपर प्रिंटेड है तो आप एक काम बस इतना कीजिए कि स्केल रख के मुझे इस लाइन की लेंथ बता दीजिए कि ये डी से सी तक की लाइन कितने सेंटीमीटर्स की है. इट्स 8 सेंटीमीटर्स. अच्छा भाई ठीक है. तो अगर ये 8 सेंटीमीटर्स है, आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सर 8 सेंटीमीटर्स 40 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर एक्स कर रहा होगा. स्केल फैक्टर तो यही होता है. 40/8 ये हो गया आपका 5, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 meters on your diagram. चलो I'll do that. PDF Expert ये डाउनलोड करना पड़ेगा. इट्स एन एप्लीकेशन. क्या ठीक है, I'll do that. Thank you for the advice मेरे बच्चे. नहीं नहीं भाई, आता है. जनरल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाते. अब हर चीज जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी पढ़ाएंगे. कुछ चीजें असेस भी कर लेते हैं वो. खैर, तो 1 centimeter represents 5 meters on the path. ये भी हो गया. Use figure 7.2. Determine the size of the displacement of point D from A and show your working. For that what you are supposed to do is आप अपना ये जो points है ना, इनको join कर दीजिए. D से A को, और इसकी लेंथ मेजर कर लीजिएगा. इसकी लेंथ कुछ सर्टेन सेंटीमीटर्स आएगी. रूलर का ऑप्शन गुड नोट्स में, मेरे ख्याल से गुड नोट्स में तो यार नहीं है. आई डोंट सी अ रूलर. वल्लाह आलम. ना ना, ट्रेपीजियम का फॉर्म. एरिया अंडर, तुम्हें एरिया कहां से पता है इसका? सही है भाई. अराउंड 9.2 या 9.3 सेंटीमीटर हमें बताया जा रहा है. हम 9.2 यूज कर लेते हैं हमसे. लेकिन मेरे बच्चे मांगी गई है एग्जैक्ट लेंथ मीटर्स के अंदर ना, साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जरा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 9.2 सेंटीमीटर्स है. एक्चुअल में कितना होगा? एक्चुअल में ये 46 मीटर्स बन रहा है. बिल्कुल, बस इतना काम करना है आपने इसके अंदर. देन दिस से सही ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो बेटा? एरिया थोड़ी निकालना तुमने. एरिया निकालने को कब बोल दिया इसने?
निम्रा, योर हैंड्स रेज्ड बेटा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? इफ यस तो आप मेंशन कर दो उसको। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सॉल्व कर सकते थे इस चीज को। अब बोलते डिटरमिन द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ए। ये स्केल डायग्राम से हो जाएगा, तो मैं मशवरा दूंगा आप प्रोट्रैक्टर रख के कर लीजिए। और मैथ्स वाले आप सारे ही हैं वैसे, आप अपने मैथ स्किल को फ्लेक्स कीजिए। और उसने आपसे मांगा है भाई एंगल कहां से कहां तक का, नॉर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए। तो देखो भाई, नॉर्थ तो वर्टिकली अपवर्ड्स, कैसे पता चला, ऐसे पता चला। तो अगर मुझसे कोई यहाँ नॉर्थ बनवाता, मैं ऐसे नॉर्थ बना लूँ, ये रहा नॉर्थ। वो ये एंगल मांग रहा है पूरा, दिस एंटायर एंगल। तो उसके लिए आप ये वाला एंगल मेजर कर लेना और उसमें 90 डिग्रीज ऐड कर देना। तो इसको मेजर करने के बाद हमें बताया गया है बच्चों ने कि सर 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है। बाकी नॉर्थ से हॉरिजॉन्टल तक 90 डिग्रीज था, तो 90 + 50 आपका ये बेरिंग वाला बिल्कुल सेंस हो गया, 140 डिग्री आपका एंगल है। Determine the angle between the north and the direction of displacement of point D from A। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अल्लाह के नेक बंदो, उसने ये पूछा है, उसने ये पूछा है, वो लेफ्ट फ्रॉम ए बताइए। माय बैड माय बैड माय बैड, अपॉलॉजी। उसने बोला भाई फ्रॉम ए बताइए डी का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ बना दीजिएगा आप अपना नॉर्थ। भाई ये 40 डिग्री आएगा सीधा सीधा, इतना घूम के नहीं आओ। बेरिंग वाला, बेरिंग वाला सीन नहीं है भाई, सिंपल 40 डिग्री लिख दो। मैं असल में उसको डी से ए का समझ बैठा था, इस वजह से मैंने वहां से पूरा 90 डिग्री ऐड करा। ये बेरिंग बेरिंग नहीं है भाई, उसने सिर्फ एंगल मांगा है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर कहता है another toy helicopter flies directly from point A to point D in 40 seconds. Explain why the magnitude of velocity of this toy helicopter is smaller than your answer in A part 2. वेलोसिटी इससे कम क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास इसमें कम हुई ना। तो ए डी से जा रहा है, तो उसने आपके पास 40 सेकंड्स के अंदर कम डिस्प्लेसमेंट की है एक तरह से। जो पूरा घूम के आया उसकी एवरेज स्पीड है, 40 सेकंड्स में उसने एक्चुअली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यहाँ पे कह सकते हो ड्यू टू ए is a shorter length, so less value of velocity। सिर्फ 46 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट था ना आपके पास, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख सकते। बिल्कुल अनस, ये वाकई में ऐसा लगा जैसे पूरा क्वेश्चन फ्री का था। एंडिंग देख लेते हैं। ओह 5 मार्क का सवाल दे दिया भाई, तुम्हारे बोलने की देर थी अनस साहब। देखो 5 मार्क का सवाल दे बैठे हैं वो, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं इसमें। कहते हैं when the toy helicopter hovers at D, its motors fail and it falls, right? It reaches terminal velocity as it falls, all right? Explain in terms of forces and acceleration what happens as the helicopter falls and reaches terminal velocity। खैर है, घबराने की बात नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स, सवाल सिंपल है। वेट और एयर रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है खाली, और कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ इतनी बात करनी है कि वेट उसे नीचे फॉल करवाएगा, स्पीड बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जिससे एक्सेलरेशन कम होगी, एंड इवेंचुअली
टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए। तो इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बताते हैं हम यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ इसको 5 मार्क के लिए क्या होना चाहिए। Weight of helicopter causes it to accelerate downward. एयर रेजिस्टेंस, कोई चाहे तो ड्रैग फोर्स भी लिख सकता है, एयर ड्रैग भी लिख सकता है। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with the increase in speed as helicopter falls. And eventually बल्कि ये लिखते तो और एक 5 मार्क के लिए ना मजीद करेंगे। Resultant force and hence acceleration decreases until air resistance become equal to weight. Acceleration now becomes 0. Due to no resultant force. And thus helicopter reaches terminal velocity. पूरी लंबी सी तमहीद बांधी। हाँ, दिस इज एक्चुअली जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। होता ही यही है हर बार टर्मिनल वेलोसिटी के केस में। ठीक है भाई, गुड हो गया, ये सवाल भी हमारा हल हो गया। 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। लेट्स टेक अ 5 मिनट शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद फिर हम रिज्यूम करते हैं। यहाँ बेटा सारे पॉइंट्स मार्क गेनिंग थे। ये 5 मार्क्स के लिए मैंने सारी बातें की ना कि भाई वेट नीचे गिरा रहा है, फिर एयर रेजिस्टेंस स्पीड के साथ बढ़ रही है, फिर एयर रेजिस्टेंस की मतलब आपकी एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, फिर जब वो इक्वल हो जाएगी चौथा मार्क, और फिर उसके बाद आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक, रिज्यूम करते हैं उसके। ये है मैनोमीटर का सवाल। मैनोमीटर तो खैर रिमूव हो गया है तुम्हारे पास से। तो वो चीजें जो मैनोमीटर से हट के हैं वो हम कह सकते हैं, जैसे डिफाइन द प्रेशर वाली बात है। अब डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर क्या है भाई, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। Explain why water levels are the same on both sides of the manometer। खैर अब तो मैनोमीटर तुम्हारा निकल ही गया है, वरना इसका रीजन ये होता था कि दोनों साइडों से प्रेशर जब बराबर लगता है ना तो लेवल्स इक्वल हो जाते हैं। अगर तुम कंटेनर किसी जगह से कनेक्ट कर दो और वहां प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है ना, तो वो प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से तुम्हारे पास वो वाला लेवल पुश होके नीचे चला जाता है और दूसरी साइड से वो लेवल ऊपर उठ जाता है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगेगी तो वो चीज आगे निकल जाएगी, दूसरी साइड से वो राइज कर जाएगी। बट बहरहाल वी कैन नॉट एक्चुअली गो अबाउट इन दिस वे। और ये सारा ही मुझे लग रहा है कि नहीं, पार्ट डी हम कर सकते हैं, पार्ट डी भी हमारे सिलेबस कंटेंट का पार्ट है। बेटा वो
प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो मोमेंटम के साथ आता है ना, वो गैस के लिए आता है। जैसे ये वाला पार्ट है, the temperature of the gas inside the sealed container increases using idea about molecules explain why the water level changes। फिर water level changes की बात हो रही है। why the pressure increases, मैं क्या देता हूँ, या why the pressure changes, इतना कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का आइडिया लेते हुए बताइए प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है। प्रेशर लिक्विड से बेटा, लेकिन मैनोमीटर नहीं है ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है तो वो ज्यादा फोर्सफुल कोलिजन्स करते हैं, क्योंकि इनमें मोमेंटम ज्यादा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, increasing temperature increase the speed of molecules they collide with the walls of container with greater speed and undergo greater change of momentum। As rate of change of momentum is force, the force increases and hence pressure increases। तो हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इसलिए जब आप ये कोलिजन करते हैं तो वो ज्यादा स्पीड से कोलाइड करते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। पर अगर मैं इसमें मोमेंटम का एक छोटा सा तड़का डालूं तो उसमें होगा ये कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके रिबाउंड करते हैं ना, उनका मोमेंटम चेंज होता है। अच्छा, उनका मोमेंटम चेंज असल में आपके पास कोलाइड करके रिबाउंड करने की वजह से, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आता है। इसकी वजह से आपके पास जो है, जैसे अगर मॉलिक्यूल आगे जा रहा था वॉल की तरफ और फिर ये रिबाउंड हुआ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज है और ये चीज पैदा करती है फोर्स। तो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल ज्यादा मोमेंटम से टकराएगा ना, तो इसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और ज्यादा फोर्स से तुम्हें ज्यादा प्रेशर मिलेगा। या से कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा स्पीड का जिक्र करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स तो तब भी बढ़ती थी जब तुम मॉलिक्यूल्स को तंग करते थे, उसका वॉल्यूम रिड्यूस करते थे गैस का। लेकिन यहाँ उनके मूवमेंट की स्पीड भी बढ़ गई। साथ पीछे वाले पार्ट्स हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि वो मैनोमीटर से रिलेटेड थे ना, तो हम यही वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं। बस हमने प्रेशर डिफाइन किया था, उसके बाद यहाँ आ गए। फोर्स पर यूनिट एरिया यूज कर सकते हो। पार्ट सी इज नॉट बेटर, क्योंकि वो मैनोमीटर पे बेस्ड आ रहा है ना, जितना मुझे अंदाजा हो रहा है मैनोमीटर लगा, क्योंकि उस पर रॉ जीएच का कॉन्सेप्ट लगेगा। रॉ जीएच के बाद उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा, वो सारी चीजें हैं, इस वजह से हमने उड़ा दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल पे आ जाते। हाँ, वो सब मैनोमीटर्स पे बेस्ड था। मैनोमीटर वो जो यू शेप ट्यूब बना के दिखाई हुई थी ना उसने, वैसा होता है। अब कहते हैं टेबल 9.1 shows detail of 7 different nuclides। अल्लाह खैर, 7 न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, blah 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 blah। Hydrogen 2 and 3 are isotopes of different elements. Oh, sorry, of the element hydrogen. State the term isotope.
atoms of the same element. Having same number of protons. But different number of neutrons. उसके बाद बोलते हैं the equation for the decay of phosphorus as it emits a beta particle is given to you. वो असल में सीरीज में चलते हैं अमूमन ना, न्यूक्लियर का सवाल देते हैं आखिर के लिए. कहते हैं the equation for the decay of phosphorus as it emits a beta particle is given to us. Explain whether the equation shows that Q is another isotope of phosphorus. Q is not a chemical symbol. अच्छा, क्या ये दूसरा आइसोटोप है फास्फोरस का? बिल्कुल नहीं भाई, उसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है. No, as it has a different proton number. अब ये भी कह सकते हैं it has different number of protons. The B part says one of the sources in table 9.1 is used in a medical procedure to detect unusual bone structures. Shabai, it is injected into a patient and the radiation emitted is detected outside the body. Body को penetrate करके बाहर आ रही है radiation. State which source in table 9.1 is most suitable for this type of medical use. अब देखें, हमेशा बॉडी में अगर आप ये कह रहे हो कि भाई वो रेडिएशन बाहर आ रही है तो एमिशन तो गामा की होनी चाहिए उसमें से, यानी या तो इरिडियम होगा या टेक्नीशियम होगा. दूसरी बात, जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ना, उसकी हाफ लाइफ कम रखी जाती है ताकि वो जल्दी आपकी बॉडी में से खत्म हो सके. तो 6 आवर्स वाला आप यूज करेंगे. और टेक्नीशियम आपका इस यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शन है. बेटा अल्फा और बीटा की पेनिट्रेशन पावर ही इतनी नहीं है कि आपकी बॉडी को क्रॉस करके बाहर आ जाए. इतना ब्रेन यूज. और 2 रीजंस वो यही थे भाई. It produces gamma that can penetrate through the body. Or number 2, it has a shorter half-life. So will not last longer in the body. I'll do that. Second says gamma has most penetration power instead of writing only gamma detected outside the body. कह सकते हो. फ्रांसियम कहाँ भाई? फ्रांसियम बीटा पार्टिकल्स इमिट करता था बेटा. And beta particles are not that penetrative enough. And secondly, 22 मिनट ये तो शुरू से खत्म हो जाएगा. नहीं, 12 आवर्स में नहीं, हर 6 आवर में उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी. इट वुड टेक टाइम फॉर टू लाइक कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल एंड होने के लिए, बट इट विल स्टिल बी. सारा नॉट मेरे बच्चे. I'll try to find if I can. कहते हैं radon gas is one natural source of background radiation. Some causes of background radiation are man-made, for example, X-rays. State one other natural source of background radiation. Cosmic rays. So ये nuclear reserves, nuclear waste, dump sites, rocks and minerals, बहुत सारी चीजें. हाँ उधर बोलो. State one other man-made source of background radiation. Man-made source of background radiation, nuclear
वेस्ट, डंप साइट्स, ये हमारा पैदा करता नहीं यार, तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। एटॉमिक बॉम्ब यार थोड़ा ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोल दो तो बेहतर है। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती है? कॉस्मिक रेड आपके आउटर स्पेस से आने वाली गैमा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती है। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं। Say one harmful effect of background radiations, कैंसर, ट्यूमर, म्यूटेशन, 10,000 चीजें, कैटरैक्ट्स। लेकिन तुम्हारी बैकग्राउंड रेडिएशंस आती है वहीं पे, एनवायरनमेंट में तुम्हारे सैंपल्स हवा के साथ उड़ते हुए आ जाते हैं ना। Chernobyl, हिरोशिमा, नागासाकी। No, you cannot just say it can kill humans, which and it actually does, but still you cannot. अच्छा भाई, नेक्स्ट आप कहते हैं कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द मिसिंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर नंबर्स ऑफ एक्स। अब 1 + 1 ये तो हुआ 2 भाई, एक्स का प्रोटॉन नंबर तो 0 हो गया। और 2 + 3 5, हीलियम में 4 है तो ये 1 हो गया। एक्स एक ऐसी चीज है जिसका प्रोटॉन नंबर 0 है और मास नंबर 1 है, मतलब एक्स एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन नंबर नहीं होता ना, लेकिन मास नंबर होता है। कैटरैक्ट यार आई के उसमें मेरे ख्याल से होता था कुछ, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता उसकी सही बीमारी क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ आई से मुतालिक था। नहीं नहीं जकी, हाइड्रोजन नहीं है अल्लाह के बंदे, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 0 कब से हो गया? ओके चलो, कैट आई रिफ्लेक्स, ये भी अच्छा है, कैट रिएक्ट सजेस्ट वेयर दिस फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास सन या स्टार आप कह सकते हो जहां पे चल रहा हो। नहीं नहीं, फ्यूजन में आपके पास न्यूट्रॉन जरूर प्रोड्यूस हो। हाँ एक जगह अच्छा है, स्टार का कोर लिख रहा है एक बंदा, स्टार स्कोर भी कह सकते हो, गुड वन। कहते हैं कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू मेटल। पहले ये कर लेते हैं भाई। अल्फा कैन बी स्टॉप्ड by paper, but beta is stopped by 2 centimeter thick aluminum sheet. So beta is more penetrating. Ionizing effect, alpha is more ionizing than beta. As alpha has +2 and beta has -1 charge. बीटा या तो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करके आयनाइज करता है या फिर अपनी एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है, अट्रैक्ट करके नहीं। बेहतर है 2 सेंटीमीटर लिख दो, इट्स गुड। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आबासा फ्यूजन नहीं होती बेटा, फिजन होती। आयनाइजिंग का मतलब एयर में एटम्स को आयन बना देना, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देना। रीजनिंग वैसे तो उसके बगैर एक्सप्लेन कैसे, कंपेयर कैसे करोगे? डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड्स, तो अल्फा and beta deflect in opposite directions due to opposite charge,
beta deflects more because it's lighter. ठीक है भाई, तो ये हमने कंपेयर भी कर लिया एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस पेपर. तो गुड पेपर, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, अच्छा था. इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इस एक नए पेपर के साथ आपके साथ. दैट्स इट फॉर टुडे. रखिएगा भाई अपना. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.